दोस्तों ये बात है साल 1922 की, जब एक 15 साल के लड़के का एक ऑटो वर्कशॉप में पहला दिन था। ये वर्कशॉप जापान के शहर टोक्यो में थी। वर्कशॉप के मालिक ने उसे गाड़ियों की रिपेयर का काम देने की बजाय उसे वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे के साथ खेलने पर लगा दिया। उस बच्चे का नाम सुचाइरो होंडा था और किसको पता था कि आने वाले वक्त में उसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी में देखने को मिलेगा। आज की कहानी है कि कैसे एक गरीब बच्चा जो अपने मालिक के बच्चों को खिलाया करता था, उनके साथ खेला करता था, कैसे दुनिया की एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर पाया। ये कहानी शुरू होती है 1906 में, जब जापान के शहर माउंट फ्यूजी के करीब एक छोटे से गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उसके वालिद लोहार होने के साथ साथ फारग वक्त में साइकिल ठीक करने का काम भी करते थे। होंडा के 5 भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी। लेकिन उसको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल ठीक करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शिकाई नामी कंपनी को टेक्नीशियन चाहिए था। आर्ट शिकाई कंपनी उस वक्त गाड़ियों की रिपेयर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और उसकी खुशकिस्मती थी कि वहां से उसे ऑफर लेटर भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा था जब वो टोक्यो में आर्ट शिकाई पहुंच गया था, क्योंकि कंपनी के मालिक ने होंडा को काम सिखाने की बजाय उसे सफाई सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसे बेबी सिटिंग पर भी लगा दिया था। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और अपने माँ बाप को छोड़कर निकला था, वो माँ बाप जिसको इससे बड़ी उम्मीदें थी, और दूसरी तरफ उससे फालतू काम करवाए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने वालिदैन को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो अगले कई महीनों तक वर्कशॉप की सफाई में जुटा रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट शिकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप का काम भी लेना शुरू कर दिया। होंडा को उस काम में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट शिकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डैमलर और दूसरी कर्टिस थी। ये दोनों गाड़ियां पुराने यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में 1924 में पहली पोजीशन हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन अब की बार इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने स्पोर्ट्स मोटर को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शिकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में जब होंडा की उम्र 22 साल थी तो आर्ट शिकाई के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हैमामात्सु शहर में ओपन होना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर भेज दिया। होंडा ने अपने मालिक की नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। अब वो एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। अब आर्ट शिकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत और बढ़ चुकी थी, लेकिन अब होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका बायां बाजू फ्रैक्चर हो गया था
और उसका एक शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया था। उसके चेहरे पर भी कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही थी। अब ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता। उसने ये आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे, लेकिन उसके मालिक ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी कंपनी ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में चल रही थी। उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इस पर होंडा ने यह फैसला किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली। कंपनी को तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास उसको चलाने के लिए पैसे नहीं थे। वो दिन भर आर्ट शिकाई में काम करता था और रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी न मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्ट लगा लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटल एनर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट शिकाई की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन्स ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी क्योंकि उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। वो अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से नया पिस्टन बनाया। अब की बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल को पास कर चुका था। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दे रहे थे। उसने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। लेकिन किसको मालूम था कि होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उस कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब मजीद खराब हो गईं जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। उस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे खुचे एसेट्स टोयोटा के आगे बेच दिए और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खुराक की शदीद किल्लत थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना भी इंतहाई मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर होकर होंडा को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। उससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में पहले ही लोग
महंगाई की वजह से परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि होंडा ने अपना खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मैस लेवल पर यह साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। होंडा को चूंकि रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने अब एक स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स की खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मार्केटिंग टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। उस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 में ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब बचपन से उसके दिल में बैठा हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी निसान और टोयोटा जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल काम था। होंडा ने अपनी पहली T360 पिकअप ट्रक लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद उसने एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही सेल हो पाए। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन रिजेक्ट हो जाने के बाद आखिर 1972 में उसने होंडा सिविक लॉन्च की। यही वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980 में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार, मोटरसाइकिल, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।